Online session. In today's session, we are going to study about law of demand. We'll start with introduction. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in 1890. The law explained the functional relationship between price and quantity demanded. See, जो law of demand है was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in 1980. ये पब्लिश हुआ था 1890 में. द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. अभी ये लॉ हमें फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है प्राइस और क्वांटिटी में. स्टेटमेंट ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, smaller is the quantity demanded, lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. See, according to Professor Alfred Marshall, other things being equal, other things being constant, higher the price of a commodity, जितना ज़्यादा है commodity की price, smaller is the quantity demanded, प्राइस जितना ज़्यादा है क्वांटिटी उतना ही कम डिमांड होता है. एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितना प्राइस कम है लार्जर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होता है. तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल ने बताया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल रख के ज़्यादा क्वांटिटी कम प्राइस पे डिमांड होती है और ज़्यादा प्राइस पे क्वांटिटी जो है वो कम डिमांड होता है. मतलब प्राइस अगर ज़्यादा हो तो क्वांटिटी कम रहता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस, एंड इफ प्राइस इज़ लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर. इन अदर वर्ड, other factors remaining constant, if the price of commodity rises, demand for it falls, and when price of a commodity fall, demand for commodity rises. Thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Simply the functional relationship between demand and price is expressed as, where D stand for demand for commodity, X for commodity, X for functional relationship, P for प्राइस. सी ये जो लॉ है आप इन सिंपल वर्ड्स भी बताया, इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन किया गया है. अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख के, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, कमोडिटी का प्राइस जब राइज होता है तो डिमांड फॉर इट फॉल, डिमांड क्या होता है, फॉल होता है. एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, और जब उसका प्राइस फॉल होता है तो डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस. सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप. तो जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है. मतलब एक जब ऊपर जाएगा तो दूसरा डेफिनेटली नीचे आएगा. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज एजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड. एजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. सी लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सारे चीज़ों को एज्यूम किया गया. ये एजम्पशंस, ये जब सब चीज़ें फॉलो होती तब जाके लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने के लिए दिस आर द एजम्पशंस. फर्स्ट वन इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. If the law of demand is to find true operate, then consumer income should remain constant. If there is a rise in income, people may demand more at given price. से जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको एप्लीकेबल होने के लिए वो ऑपरेट होता है जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहती है. कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है. अभी कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती जाएगी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इफ़ देयर इज़ अ राइज इन इनकम, पीपल में डिमांड मोर, तभी क्या होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे एट अ गिवन प्राइस. मतलब वही प्राइस पे ज़्यादा डिमांड होने लगेगा. तो इज़ इट क्लियर. तो मतलब ये एजम्पशंस है. पहला है कि जो लेवल ऑफ इनकम वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट होना चाहिए. इफ़ द लॉ ऑफ डिमांड इज़ टू फाइंड ट्रू ऑपरेशन, देन कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट. इफ़ देयर इज़ अ राइज इन इनकम, पीपल में डिमांड मोर एट गिवन प्राइस. Now next is no change in size of population. It is assumed that the size of population remain unchanged. Any change in the size and composition of population of a country affect the total demand for the product. See, it is always assumed that size of population remain unchanged. जो population का size है, मतलब population जो है वो size उसका same होना चाहिए.
अभी एनी चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट टोटल डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अगर पॉपुलेशन जो है वो अगर वो चेंज हो गया, कॉम्पोजिशन भी, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मतलब जो रेशो है, जैसे कि यंग यूथ कितने हैं, मिडिल एज कितना है, यंग मतलब जो इन्फेंट है वो कितने हैं, टॉडलर्स कितने हैं, तो अगर उनका कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है या तो फिर पॉपुलेशन चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड में क्या होगा, चेंज आएगा। तो सेकेंड एजम्पशन क्या है, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज prices of substitute goods remain constant. It is assumed that the prices of substitute remain unchanged. Any change in the price of substitute will affect the demand for the commodity. See, यहाँ पे बोला गया कि जो substitute product है उसका प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए. It is assumed that price of substitute remains same. Any change in the price of substitute will affect the demand for the commodity. अगर substitute के प्राइस में भी चेंज आएगा तो वो commodity क्या होगा, वो जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उसका ऑल सडन उसका प्राइस में फॉल आ गया, तो जब वो उसका प्राइस फॉल हो गया तो यहाँ जो दूसरा कमोडिटी है उसका प्राइस बिना चेंज हुए उसका डिमांड क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट. It is assumed that the price of complementary goods remain unchanged because a change in the price of one good will affect the demand for other good. See, ऐसे बोला गया कि जो complementary goods है उसके प्राइस में भी चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? Because it is assumed that price of complementary goods remain unchanged. Because चेंज एक में चेंज आएगा तो दूसरे का डिमांड भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। मतलब अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कार की जो डिमांड है उस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो इट इज़ एज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर गुड। एक गुड्स के अगर प्राइस में चेंज आया तो दूसरे का जो है दूसरे के डिमांड पे क्या होगा, असर होगा। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। से ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में चेंज आएगा, अगर समझो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस जो है प्राइस कम हुई है बट स्टिल कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग मोर, कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस विल रिमेन, इट विल फॉल डाउन in near future, then even at the fallen price they will not buy because they are hoping that in near future the price will fall further. समझ में आ रहा है? मतलब अभी समझो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हुआ है, स्टिल उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? बिकॉज जो कंज्यूमर है वो और फॉल क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। इट इज़ एज्यूम्ड that consumer do not expect any further change in price, future change in price. It is assumed that consumer do not expect any further change in price in near future. If consumer expect a rise in price in future, they may demand more in present even at existing price. अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको रिवर्स इसका उल्टा एग्जांपल दिया है, बट इधर एक और एग्जांपल है। अगर जो कंज्यूमर है अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में ये जो कमोडिटी है उसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी उसका वो कमोडिटी का डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? कैसा है कि इट इज़ इफ़ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमको पता चलेगा कि अनियंस जो है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, अभी समझो वो 40 रुपीज़ का है तो फ्यूचर वो बहुत शॉर्टेज हो गया है, फ्यूचर में वो 80 भी हो सकता है जैसे हर बार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो 40 में ही वी विल accommodate, we will try to store, we will try to stock it। तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस में क्या हो गया, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंज्यूमर ऐसे होप कर रहा है, कंज्यूमर को ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में उस चीज़ की भाव बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन। इट इज़ एज्यूम दैट कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन एक्सेट्रा should remain unchanged. Any change in this factor will lead to change in demand. से ये ये assumption है, इसको assume किया है कि जो कंज्यूमर का जो टेस्ट है, हैबिट है,
उसका प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस है, फैशन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें अगर चेंजेस आता है, एनी चेंज इन दिस फैक्टर विल लीड टू चेंज इन डिमांड। अगर इसमें कोई थोड़ा भी चेंज आता है, अगर ये चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्ट का डिमांड में भी चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। Taxation policy of the government has a great impact on demand for various goods and services. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by government. The law of demand explained with help of following demand schedule diagram. See, जो taxation policy of government है, it has a great impact on demand of various goods and services. तो ये assume किया गया कि अगर थोड़ा भी policy में change आएगा, अगर पॉलिसी में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट डिमांड पे भी पड़ेगा। सो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दिस टेबल द लॉ विद द डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन वे आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो। जो लॉ ऑफ डिमांड है इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, स्केड्यूल एंड डायग्राम। सो दिस वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप्चुलेशन। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट वन इज constant level of income should not change. There should not be any change in the size of population. Prices of substitute goods remain constant. Prices of complementary goods remain constant. No expectation about future changes in price. No changes in taste, habit, preferences, fashion, etc. There should not be any change in taxation policy. So with this I would like to end today's session. Hope assumptions are very clear to you all. Thank you.